नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जाधव आपका इस बातचीत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक मेहमान है जो उज़्बेकिस्तान के ताशकंद से नांदेड़ शहर में पधारे हैं। वे ताशकंद के राजकीय प्राच्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है और वो हिंदी पढ़ाते हैं। तो लगभग वे हिंदी अध्यापन का कार्य 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, वहाँ पर वो हिंदी अध्यापन का कार्य करते हैं और उनके भीतर हिंदी की रुचि यदि देखें तो ये हिंदी लगभग 8 साल की उम्र से ही उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागी और उन्होंने हिंदी को रोजगार का माध्यम बनाया। उनके बारे में और विस्तार से परिचय हम यहाँ जानते हैं। आइए सबसे पहले हम उनका पुष्प देकर यहाँ इसमें स्वागत करते हैं। सिराजुद्दीन नुरमुताओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर सिराजुद्दीन नुरमुताओ जी हमारे साथ है और जैसे मैंने कहा कि वे पिछले 20 साल से भी ज़्यादा समय से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, हिंदी अध्यापन का कार्य। और साथ ही शिक्षा दीक्षा को लेकर यदि बात की जाए तो उन्होंने हिंदी में एमए करना पसंद किया। बाद में यहाँ तक ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने सोचा कि मुझे इसमें और ज़्यादा कार्य करना चाहिए, तो उन्होंने पीएचडी का कार्य भाषा शास्त्र में पूरा किया। वो इतने में रुकने वालों में से थोड़े ही न थे, वे आगे बढ़ते गए और उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इसमें और ज़्यादा काम करना है। तो उन्होंने डिलीट करने की बात सोची और उन्होंने महात्मा गांधी की सूक्तियों को लेकर उन सूक्तियों पर डिलीट करने का कार्य जो है वो अभी कर रहे हैं। तो एक अहिंदी भाषी जिनकी मातृभाषा उज़्बेकी है वो हिंदी को स्वीकार करते हैं, रोजगार का माध्यम बनाते हैं और डिलीट तक की पढ़ाई वो कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने देश में हिंदी के प्रचार प्रसार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में उनका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके प्रकाशन के क्षेत्र में यदि कहा जाए तो लगभग उनकी 5 से भी ज्यादा किताबें हैं और आलेख के यदि क्षेत्र में देखा जाए, शोध कार्य के क्षेत्र में लगभग उनके 100 से ज्यादा आलेख प्रकाशित हो चुके हैं, स्तरीय आलेख। और ये आलेख जो है रशियन भाषा, उज़्बेकी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ऐसे अलग अलग भाषाओं में ये प्रकाशित है और हिंदी में इनके आलेखों की संख्या लगभग 30 से भी ज़्यादा आलेख उन्होंने हिंदी में लिखे हैं। तो इस तरह से वे एक तरह से बहुज्ञाता, बहुभाषा विज्ञ हैं और साथ ही उन्होंने 100 से ज़्यादा स्तरीय आलेखों का निर्माण किया है। इन प्रकाशन के साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहूँगा या अधोरेखित करना चाहूँगा, वह है अनुवाद का। आपने भारतीय हिंदी फिल्मों में इनकी बड़ी रुचि थी, मैंने पहले कहा कि हिंदी में इनकी बड़ी रुचि है। तो हिंदी फिल्मों में रुचि होने के कारण आपको भारतीय हिंदी फिल्मों में उनकी बड़ी रुचि है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि इन फिल्मों को अपनी भाषा में अनुवाद करें। तो एक फिल्म को उन्होंने उज़्बेकी भाषा में अनुवाद किया और लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया, तो उनमें उनकी रुचि बढ़ती गई और लगभग उन्होंने आज 70 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों का उज़्बेकी भाषा में अनुवाद किया है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है विदेश की धरती पर रहकर उन्होंने किया है। दूसरा है कि अनुवाद उन्होंने उज़्बेकी साहित्य को लेकर, वहाँ के उज़्बेकी कहानीकार, साहित्यकार जो है, जिन्होंने कहानियां लिखी है, जो अच्छी कहानियां लिखते हैं, उन कहानीकारों को लेकर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है कि उज़्बेकी चुनिंदा उज़्बेकी जो कहानीकार है उसे लेकर एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई जिसपे उन्होंने अनुवाद का काम किया है। तो हिंदी में किया है तो वो पुस्तक पढ़ने का हम आनंद भी उठा सकते हैं उज़्बेकी देश की धरती से। अनुवाद को लेकर और एक बात हम महत्वपूर्ण मानते हैं, वह बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कुछ ही महीने पहले उज़्बेकिस्तान के दौरे पर गए थे। तो वहां पर उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री दोनों के बीच में अंशु अनुवादक का कार्य आपने बड़ी बखूबी से किया है। वे इस तरह के कार्य कई अवसरों पर करते रहते हैं। तो एक छोटा सा परिचय देने के बाद हम जो है उनसे अभी बातचीत आरंभ करते हैं, क्योंकि परिचय भी देना आवश्यक था। तो ये परिचय रहा उनका। तो
यहाँ सिराजुद्दीन नुरमुताव जी हमारे पास यहाँ आए हैं। यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है 2 दिवसीय। तो इस उपलक्ष्य में उन्हें बीज वक्ता के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो मैं उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिन्हें सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि सिराजुद्दीन नुरमुताव जी, आप इस संगोष्ठी में आए। भारत में आप अक्सर आते रहते हैं और पहली बार आप नांदेड़ में आए। तो भारत में आने का अनुभव, नांदेड़ में आप यहाँ के कुछ स्थानों को भी देखा, यहाँ के लोगों से बातचीत भी की है। तो संगोष्ठी, नांदेड़ और भारत का संबंध में आपके क्या अनुभव, क्या विचार है, वो जरा हमें, हमारे दोस्तों को बताइएगा। सर्वप्रथम और एक बार नमस्ते सभी दर्शकों को। जैसा कि आपने मेरा परिचय कराया है कि मैं उज़्बेकिस्तान का निवासी हूँ। उज़्बेकिस्तान ये मध्य एशिया में स्थित है और हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय है, मतलब जहाँ हिंदी का अध्यापन और अध्ययन किया जाता है, उसी विश्वविद्यालय का नाम है हिंदी में ताशकंद राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय। एक विभाग है जिसका नाम है दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई भाषाओं का विभाग, जहाँ हिंदी और उर्दू भाषाएं लगभग 75 वर्षों से सैद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा है। इसी विभाग में मैंने अपनी पढ़ाई की थी, मतलब अपनी हिंदी की शिक्षा पाई थी। वैसे ही जैसे आपने कहा, मेरी हिंदी सीखने के रुचि बचपन से श्री गणेश हुआ था। मतलब जब मेरी आयु 8 साल की थी, तब मैंने हिंदी भाषा को प्यार से सीखने का श्री गणेश किया। विशेष पाठशाला होती थी, अभी भी है, जहाँ हिंदी का अध्यापन होता था। उसी पाठशाला में मैंने हिंदी का अध्ययन करना शुरू किया था और अभी भी हम अध्ययन करते आ रहे हैं, क्योंकि भाषा ऐसी चीज़ है, खासतौर पर विदेशी भाषा ऐसी चीज़ है, अगर लगातार नहीं सीखी जाती तो भूल भी जा सकती है। इसीलिए अवश्य हम रोज़ किसी न किसी हिंदी में लिखी गई पत्रिका को पढ़ने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करते हैं और फिल्मों को देखकर अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। मैं तो वैसे ही हिंदी का अध्यापन करने के साथ साथ, जैसा कि आपने मेरे बारे में दर्शकों को बताया है, शोध कार्य भी करता हूँ। पीएचडी भी कर चुका हूँ और वर्तमान काल में अपने DLITS कोर्स का समाप्त करने के सिलसिले में हूँ और मेरा विषय है ये भाषा शास्त्र से संबंधित है और भारतीय आर्य भाषाओं के संख्यावाचक शब्दों का उद्गम एवं विकास पर एक बड़ा शोध कार्य कर रहा हूँ और समाप्त करने के सिलसिले में हूँ। हमें तो हिंदी भाषा, भारत की संस्कृति, सभी ये भारत की ऐतिहासिक दर्शनीय स्थान बहुत पसंद है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली के रूप में समझता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार भारतवर्ष पर आने का, मतलब भारत में जितने भी दर्शनीय स्थान स्थापित है उनको देखने का, अपने आंखों से देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। नांदेड़ के बारे में बहुत सुना था यहाँ आने से पहले, और
मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात यह है कि मुझे नांदेड़ को भी आगमन करने का, यहाँ आके संगोष्ठी में अपनी भागीदारी करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं हमारे आदरणीय मान्यवर वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर सुनील जदखाव जी का और यशवंत महाविद्यालय के सभी हिंदी प्रेमियों का अपना आभार व्यक्त करता हूँ। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में भाग लेके अपनी उपस्थिति करके मुझे बड़ी जानकारियों की प्राप्ति हो रही है, जिनको मैं अपने देश जाके सभी को सुनाता रहता हूँ। और ये संगोष्ठी के विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ सुन रहे हैं। मालवीय मूल्यों से संबंधित सारे ये शोध पत्रों को और ये आलेखों को सुनकर हमारे ज्ञान और बढ़ रहे हैं। इसके लिए आयोजकों को हम अपना आभार व्यक्त करना भी चाहते हैं। हिंदी तो हमारे लिए जैसे क्या मतलब तीसरी भाषा बल्कि चौथी भाषा के रूप में है, क्योंकि हमारे देश में उज़्बेकिस्तान की ये मातृभाषा उज़्बेकी भाषा है वहाँ, और द्वितीय भाषा तो रूसी है। हिंदी तो सब जानते नहीं, पर हिंदी में रुचि लेने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। यदि आपको कभी न कभी हमारे देश पधारने का अवसर प्राप्त होगा तो आप स्वयं साक्षी होके देख लेंगे कि हमारे देश के लोग हिंदी में कितने रुचि लेते हैं, भारतवासी लोगों से कितने प्यार करते हैं। सभी को कम से कम नमस्ते का शब्द आता है। और मैं भी गया था तो उस समय मुझे भी इस प्रकार का अनुभव आया था जब मैं बागीचे से गुजर रहा था। जब भी हमारे लोग जब गुजरते तो कोई उज़्बेकी व्यक्ति सामने आता हमको देखकर तो बहुत खुश हो जाता कि भारतीय व्यक्ति, तो नमस्कार कर देता था। तो इतना प्रेम भारतीय व्यक्ति को लेकर उज़्बेकी लोगों में दिखाई देता है। उसी की बात कर रहे थे सिराजुद्दीन, मैं अपने भाई के रूप में संबोधित करूंगा, बड़ा नाम तो छोटा नाम के रूप में। सिराज भाई इसे और देखते हुए बताइए कि अगले अनुभव आप बताते रहिए। क्योंकि हमारे देश में ये हिंदी भाषा अभी मैंने उल्लेख किया है कि 75 सालों से पढ़ाई जा रही है। बहुत से लोग हमारे विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा वो हमारे विभाग में अपनी हिंदी भाषा को आगे कर सकता है। जिनको अवसर प्राप्त ना होगा फिर भी वे लोग ताशकंद में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी हिंदी सीख सकते हैं, क्योंकि इस केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में सप्ताह में 4 बार हिंदी की कक्षाएं ली जाती है। वाह, क्या बात है। इसीलिए काफी लोग आके हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं और प्रतिदिन नए नए शब्दों को याद करके उसका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। हम भी अपनी ओर से उन लोगों को सहायता देते रहते हैं। क्या आप भी वहाँ पढ़ाने जाते हैं या अपने ही विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं? वैसे ही दरअसल में ताशकंद राजकीय प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ, पर वहाँ 4 लोग हिंदी पढ़ाते हैं। वे सारे हमारे विभाग के अध्यापकगण है, मतलब अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। डॉक्टर बैत रहमत जी, प्रोफेसर उल्फत मुखिबुआ जी, डॉक्टर मौजूदा सादिकवा और मैं चारों सप्ताह में 4 बार जाके लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी हिंदी का अध्यापन करते हैं। वहाँ भी काफ़ी संख्या में हमारे देश के लोग आके हिंदी को सीखने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। कितनी संख्या रही थी कक्षा में वहाँ पर, और ये
कौन सा वर्ग है, बच्चों का, प्रौढ़ व्यक्ति का, बूढ़े व्यक्ति, स्त्री पुरुष, इसके बारे में कुछ बताए कि ये पढ़ने वाले कौन है, इनकी उम्र क्या है और कितनी संख्या रहती है? जी जी, वैसे ही हमारे विश्वविद्यालय में BA MA कोर्स में हिंदी की शिक्षा पाने वालों की संख्या 200 से ज़्यादा है। प्रतिवर्ष 20-30 विद्यार्थियों को हिंदी सीखने का सुअवसर प्राप्त मिलता है। ये लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में 7 सालों से लेकर 70 सालों तक, मतलब क्या बात है। जो लोग चाहते हैं, जिनको रुचि है वो 7 साल से लेकर 70 साल तक, वहाँ तो कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, सीमा नहीं कोई भी है, आकर पढ़ सकता है। इसीलिए वहाँ तो 55 साल के अध्यापक लोग भी है। मतलब अध्यापक लोग, कुछ लोग ये उज़्बेकी पढ़ाते हैं, कुछ लोग ये इतिहास पढ़ाते हैं। उन लोगों को भी रुचि है काफी। ये रुचि क्यों है, किस लिए? क्या रोजगार के लिए है या फिल्म देखने के लिए है, या किस कारण उनमें हिंदी के प्रति रुचि जाग रही है? क्या गाने सुनने के लिए, समझने के लिए? हिंदी गाने बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हिंदी फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग ये बाहर जाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वहां जाने के बाद हम हिंदी में वार्तालाप कर लें। इसीलिए फिल्में देखना, और जब बाहर जाएंगे, भारत में आएंगे तो हिंदी में बात करना पसंद करेंगे। इसीलिए पसंद करते हैं और आगे बड़े रुचि से सीखने की कोशिश करते हैं। हम भी उन लोगों की रुचि देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ाते क्या है उनको, मतलब हिंदी सिखाने का तरीका क्या है उनको? हिंदी सिखाने का तरीके के बारे में अगर 2 शब्द सुनाऊं, हमारे विश्वविद्यालय में भी और लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी जब हम हिंदी पढ़ाते हैं, उस समय उज़्बेकी भाषा के माध्यम से या रूसी भाषा के माध्यम से पढ़ाते हैं। वहाँ विशेष पाठ्य पुस्तकें भी हैं। अच्छा, प्रकाशित होती रहती हैं। हाँ, प्रकाशित भी हो चुके हैं काफी। उसमें आपकी भी किताबें हैं लगभग, भाषा इतिहास कुछ क्या? ये हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा का एक पाठ्य पुस्तक है। हाँ, जिनको हम चारों ने तैयार करके प्रकाशित किया था। हिंदी भाषा वो पाठ्य पुस्तक के रूप में अपनी मातृभाषा का आधार लेकर वे हिंदी वहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा तो ये जो पाठ्यक्रम है, इसमें क्या भारतीय कविता कहानी रखी गई या अनुवादित उज़्बेकी भी साहित्य उसमें रखा गया? क्या, कैसा रखा गया है इसमें? पाठ्य पुस्तकों में ये भारत और उज़्बेकिस्तान के संबंधों के बारे में भी कुछ टेक्स्ट मिलते हैं वहाँ, और ये कविताएं भी हैं। और ये कविताएं कौन सी, भारतीय साहित्यकारों की कविता है या उज़्बेकी साहित्यकारों की अनुवादित कविताएं हैं? कौन सी? भारतवासी कवियों की कविताएं हैं। अच्छा। और ये भारत की नदियों के बारे में, भारत के प्रदेशों के बारे में, भौगोलिक लेखकों के बारे में, ये इससे संबंधित टेक्स्ट भी मिलते हैं। अच्छा, जिनको ये हिंदी की रुचि लेने वाले अनुवाद करके अपने लिए प्रेमचंद, कबीर, निराला भी कविता कवियों को पढ़ा है। कौन से कवियों को रखा गया है उसमें या कहानीकारों को? ये प्रेमचंद के भी है। प्रेमचंद के, कृष्णचंद्र के, ये तो वैश्विक साहित्यकार, कृष्णचंद्र के, और ख्वाजा अहमद अब्बास के। अच्छा, ख्वाजा अहमद अब्बास की जो अबाबिल छोटी सी एक कहानी है ना, ये भी अनुवाद करके बहुत अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं हमारे विद्यार्थी लोग। और ये अमृता प्रीतम की भी है। अच्छा, अमृता प्रीतम, पंजाबी जो पंजाबी अमृता प्रीतम के भी। वर्मा जी का, महादेव वर्मा जी का भी है। अच्छा, इसीलिए बहुत सारे भारतीय ये कहानीकारों को भी। अच्छा, ये कौन कौन सी विधा है? उपन्यास, नाटक भी रखते हैं उसमें क्या? नाटक भी है और छोटी एकांकी नाटक का संकलन भी है। अच्छा, उपन्यास भी कोई रखा है ऐसा बड़ा? ये जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें तो पूरा उपन्यास नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादा कठिन के लिए थोड़ा बहुत कठिन भी हो सकता है। अच्छा, पर अलग प्रकार में उपन्यास का भी प्रयोग करते हैं।
पढ़ाते समय और अनुवाद करते हैं और नए नए शब्दों को याद करते हैं, जिनका सहारा लेके आगे चलकर वे लोग आराम से हिंदी में बात कर सकें। अभी बहुत सारी जगह है, मैं देखता हूँ कि यूएई में है, सिंगापुर में है, वहाँ जो हिंदी को लेकर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं वो लोग अपने छात्रों को पढ़ाते हैं और कहानी जब रंगमंच सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हिंदी साहित्य को भी प्रस्तुत किया जाता है। कविताओं को, कहानी को, छात्र कहानी को प्रस्तुत करते हैं अभिनय के जरिए, या नाटक एकांकी बिठाई जाती है वो उसके जरिए प्रस्तुत करते हैं। जर्मनी में हमारे मित्र राम प्रसाद भट्ट है, वो वहाँ ये काम करवाते हैं। पूर्णिमा वर्मन जी है दुबई में, सिंगापुर में भी हमारे मित्र है, तो ये काम करते हैं। तो इस तरह का भी कुछ होता है क्या वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर? देखिए, सांस्कृतिक कार्य है हमारे विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी भारत विद्या केंद्र भी है, जिस केंद्र की स्थापना हमारे आदरणीय प्रोफेसर स्वर्गीय प्रोफेसर आजाद शमातफ ने की थी। उनकी कृपा के अनुसार इस महात्मा गांधी भारत विद्या केंद्र की स्थापना की थी और हमारे प्रोफेसर आजाद शमातफ को जोश ग्रियर्सन नामक पुरस्कार भी मिला था। मतलब भारत गणराज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने उनको यही पुरस्कार को जोश ग्रियर्सन पुरस्कार को उन्होंने प्रदान किया था। ये पुरस्कार उनके हिंदी के क्षेत्र में बहुत उन्होंने अपनी सेवा की थी, इसीलिए बहुत विकसित कराया था उन्होंने, इसीलिए ये पुरस्कार उनको दिया गया था और सम्मानित किए गए थे हमारे प्रोफेसर आजाद शमातफ। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, इसी केंद्र में हम विविध विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का या ये संगोष्ठियों का आयोजन करते रहते हैं। और यहाँ जब ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उस समय हमारे विद्यार्थी भारतवासी कवियों की और ये लेखकों की कहानियों को प्रस्तुत करते हैं। स्टूडेंट छात्र प्रस्तुत करते हैं जी। ये नाटक भी करते हैं, नाटक भी करते हैं कभी कभी जी। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री नामक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उस समय भी हमारे विभाग के छात्र और छात्राएं मतलब विद्यार्थी अपनी भागीदारी करते समय कवियों की भी प्रस्तुति करते हैं अपनी ओर से। ये जो प्रस्तुति करते हैं तो क्या छात्रों को खुशी होती है वहाँ? बिल्कुल खुशी होते हैं, क्योंकि हिंदी में याद करके हिंदी में सुनाते हैं, हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है विदेशी धरती से जब छात्र हिंदी में कुछ गीत बोलते हैं या कविता बोलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, हिंदी में कविता सुनाते हैं, हिंदी में ये गाने सुनाते हैं। अन्य भाषाओं को हमने सीखा और उसमें हम बोल रहे तो एक अलग तरह की बात वहाँ दिखाई देती है। बड़ी खेत की बात है कि हमारे एक माहिनूर जी नाम की हमारे एक हिंदी प्रेमी होती थी। एक महीने पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। उन्होंने दिल नामक एक ग्रुप की स्थापना भी की थी। जिस ग्रुप में सारे हिंदी प्रेमी लोग इकट्ठा होके हिंदी के गाने आजकल भी प्रस्तुत करते रहते हैं और अभिनय भी करते रहते हैं। राज कपूर की फिल्मों को ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत फेमस हो चुके थे। खेत की बात है कि अभी उनका स्वर्गवास हुआ है। फिर भी हाल ही में 14 दिसंबर को राज कपूर जी का जन्मदिन था, इसीलिए हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया भी गया है। क्या बात? बड़े हॉल में इसी ग्रुप की पहलकदमी के अनुसार बड़ा कंसर्ट भी दिखाया गया है। राज कपूर के सारे फिल्मों के गाने सुनाए गए। मतलब सुनते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं, समझिएगा। हमारे राजदूतावास की ओर से भी हमेशा ये सहायता मिलती रहती है, समर्थन देते रहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि राजदूतावास का भी योगदान इसमें रहता है। बिल्कुल, हमारे राजदूत मतलब आप भारत गणराज्य के उज्बेकिस्तान में राजदूत श्री मनीष प्रभात जी
सदा समर्थन देते रहते हैं और सहायता देते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, जिनके लिए उनका भी हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको बातचीत जब हम कर रहे हैं तो आपको आनंद खुशी मिल रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। मैं कुछ और अलग आगे बढ़ता हूँ और नए विषयों को लेकर उनसे हम बात करते हैं। और एक विषय मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि हमें नई बातें सुनने में, नई-नई बातों को ग्रहण करने में हमें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है हमें। तो हमें हिंदी साहित्य के बारे में तो पता है, लेकिन उज़्बेकी साहित्य के बारे में हमें पता नहीं है। उन्होंने उज़्बेकी साहित्यकारों के जो वहाँ के जो कहानीकार हैं, उनके अनुवादित किया था कुछ प्रतिनिधि कहानीकारों का लेकर। तो इसी को लेकर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या उज़्बेकी साहित्य के बारे में हमें कुछ बताइएगा, हमारे मित्रों को कुछ बताइएगा, दोस्तों को। जी, जी। वैसे ही संपादक के रूप में कार्यरत रहा था मैं जब ये इस किताब का प्रकाशन हुआ था। ये हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के अतिरिक्त ये अनुवाद के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित एक विभाग भी है, जिसमें डॉक्टर हजाइवा आजकल हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत का काम करती आ रही है। उन्हीं के डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों की ओर से उत्कर हाशिमोव नाम के हमारे बड़े ये लेखक होते थे, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी कहानियों का उन लोगों ने अनुवाद किया था और मैं संपादक के रूप में थोड़ा बहुत अपना योगदान दिया था। बहुत अच्छी तरह से किया सारे विद्यार्थियों ने, और नीलफार जी ने भी किया था। और इसके अलावा पुस्तक कहाँ पर है ये? हमको अगर यदि पढ़ना है तो उसे कैसे हम पढ़ें? भेजने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन उपलब्ध है? हमारे मित्रों को, दोस्तों को अगर पढ़ना है भेजने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दिया जले सारी रात नाम की एक किताब का भी प्रकाशन हुआ था, पर इसमें भारतवासी लेखकों और कवियों की तरफ से लिखी गई रचनाओं का अनुवाद किया गया था। ये तो उज़्बेकी में है। अच्छा, हिंदी से उज़्बेकी में हिंदी से उज़्बेकी में किया गया है। वहाँ तो ये कृष्णचंद्र के भी है और प्रेमचंद के भी है। इस तरह तो की ये तो किताबें बहुत ठीक है। उज़्बेकी साहित्य, इसका मतलब जैसे कि हिंदी साहित्य आज से 1000 साल पहले शुरू हुआ, उज़्बेकी साहित्य का बारे में कुछ बताइए, कब से शुरू होता है, तो आज तक कितने साल का इतिहास रहा है इनका? इसका भी इतिहास बहुत दीर्घकालीन है। अच्छा, दीर्घकालीन है। लगभग कितने साल हुए होंगे, अंदाजा क्या कुछ बता सकते हैं? ये सैद्धांतिक तौर पर विश्लेषण किया जाए तो काफी सालों से हमारा साहित्य तो 100-200 साल, उससे भी ज्यादा, क्योंकि अलीशेर नवाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अलीशेर नवाई तो उनका जन्म हुआ था सन 1441 में। 500 साल से भी ज्यादा का इतिहास होगा मुझे लगता है। इसका मतलब उन्होंने उज़्बेकी भाषा को भी नींव रखा था, मतलब, और साहित्य पर भी उन्होंने नींव रखी थी। इसीलिए हम कह सकते हैं काफी पुराना है, हमारे साहित्य का इतिहास भी काफी पुराना है। और उज़्बेकी भाषा में पहले तो बहुत रचनाएं की गई है, उसके बाद धीरे धीरे नवीन हमारी उज़्बेकी भाषा में लेखकों और कवियों की तरफ से रचनाएं की जाने लगी हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इस तरह का कोई काल विभाजन है उसका कुछ, या ये काल विभाजन है, जरूर, क्यों नहीं, काल विभाजन है। उससे पहले भी हमारे बहुत मशहूर सुप्रसिद्ध लेखकों ने सृजन किया है, मतलब रचना की है। उसके बारे में भी बहुत शोध कार्य किए गए हैं, और आजकल भी शोध कार्य किए जा रहे हैं। और ये नवाई से पहले भी जितनी भी लेखक हुए थे, उनकी रचनाओं का भी आजकल
सिद्धांतिक और व्यवहारिक तौर पर शोधकर्ता लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ है कि जैसे कि हिंदी साहित्य में अलग अलग युगों के नाम से साहित्य जाना जाता है, जैसे कि भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रसाद युग है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, समकालीन कविता, कविता, वर्तमान, फिर विमर्शों का दौर चल रहा है आजकल, दलित जी, जी, विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, घुमंतु विमर्श, दिव्यांग विमर्श, बहुत सारे विमर्शों के दौर से हिंदी साहित्य चल रहा है। तो इस तरह का कुछ है कि उज़्बेक साहित्य में, या कुछ क्या किस तरह का है वहाँ पर? हाँ, वहाँ भी तो विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक काल के हाँ, साहित्य, प्राचीन काल के साहित्य, मध्यम अच्छा। काल के साहित्य, मध्य जैसे यहाँ भी है ना। तो उसमें ऐसा कुछ किसी लेखक के नाम से वो युग चला है, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, उस समय भी चला है। या हमारे देश में बहुत से प्रांत है, वहाँ भी बुखारा प्रांत कहा जा सकता है, समरकंद में भी प्रांत है। अच्छा। खाराजिम में भी आगाही नाम के बहुत मशहूर हमारे ये लेखक कवि होते थे। अच्छा। उनकी ओर से भी बहुत रचनाएं की गई हैं। अच्छा। रचनाएं की गई हैं। तो इस साहित्यकार, आपने उज़्बेकी साहित्य तो बहुत सारा पढ़ा है, तो उज़्बेकी साहित्य के बारे में हमें कुछ बताइए कि उस साहित्य में वो क्या क्या है उसमें? उज़्बेक, देखिए, अच्छा प्रश्न किया आपने। वैसे ही आजकल एक दिशा में ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे साहित्य के बारे में विदेश में कम लोग जानते हैं। इसका खास कारण अनुवाद के कार्य बहुत कम होते हैं। मतलब अगर हम हिंदी में या अंग्रेजी में जितना भी अनुवाद करके दिखाएंगे, तब हमारे देश के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ ये साहित्य के बारे में भी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। इसीलिए अभी अनुवाद के कार्य भी किए जा रहे हैं। स्त्री विमर्श भी है क्या? जैसे कि जी जी, यहाँ स्त्री हिंदी में विमर्श भी है, विमर्श स्त्री चलता है, विमर्श भी है, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी सशक्त रचनाकार होंगे। हाँ। आखिर वो स्त्री विमर्श में कौन से सवाल उठाए जाते हैं? जैसे कि यहाँ कभी वो अपने मन की पीड़ा को, अपनी कुंठा को साहित्य के माध्यम से व्यक्त करती है, तो कभी वो विद्रोह करती है, तो कभी प्रतिरोध करती है, कभी वो पुरुष के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी वो आजाद होकर अपना काम स्वयं करना चाहती है। तो वहाँ का स्त्री बिल्कुल, विमर्श क्या है? वहाँ भी ये खास तौर पर जो स्त्री विमर्श के बारे में दो शब्द सुनाए जाए तो आज़ाद होने से संबंधित कहानियां भी लिखी गई हैं। और ये गानवन की जीवनी के बारे में बहुत कहानियां लिखी गई हैं। गानवन में भी आपको पता है थोड़ा बहुत वहाँ भी हालत तरह तरह की होती है। गानवन में महिलाएं किस तरह काम करती हैं, इससे संबंधित भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। वहाँ पे कोई कुछ महिला लेखिकाओं के नाम याद हो तो हमें बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत वहाँ आजकल आजकल काल के अगर साहित्यकारों का नाम ले लेंगे, बहुत सारे के नाम बता सकते हैं। ये जुल्फिया का नाम सुना होगा आपने। जुल्फिया जी जी, अमृता प्रीतम, जुल्फिया दोनों ने मिलकर बहुत रचनाएं दोनों ने भी की थी। जुल्फिया जो उज़्बेकी साहित्यकार है। उज़्बेकी साहित्यकार के जुल्फिया, अभी उनका भी स्वर्गवास हुआ है। और ये खुदाई बिरगानवा नाम की भी एक हमारे बहुत मशहूर ये कवित्री है, हलीमा खुदाई बिरगानवा नाम की। और बहुत सारे के नाम बता सकते हैं। और सूची भी बनाई गई है, जिसके ज़रिए उनकी ओर से लिखी गई ये लेखकों और कवियों के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जी। और यहाँ पर जैसे अलग अलग विमर्श चलते हैं, जी जी, दलित विमर्श है, तो जी एक ऐसा हिस्सा है जिसको उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया, जी उसके साथ सौतेला ये व्यवहार माफ़ी किया चाहता गया। हूँ, जो ये जुल्फिया का नाम लिया मैंने, उनके
पति का नाम हामिद आलम जान थे। हामिद आलम जान और ये जुल्फिया दोनों जीवन साथी थे। मतलब ये दोनों क्या मतलब जीवन साथी के रूप में बहुत रचनाएं दोनों ने की है। हामिद आलम जान ने भी बहुत कविताएं लिखी हैं जिनको पढ़ के, जिनको ये सुना के सबको बहुत जानकारियाँ मिलती है। और जुल्फिया जी ने भी बहुत कविताएं लिखी हैं, ये बहुत मशहूर है। उनकी कविताओं का अनुवाद भी बहुत सारी भाषाओं में किया गया है। हमें कोई कविता अगर आपको याद हो उज़्बेक की तो उसको। जी जी याद है। अभी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। इसको ये हामिद आलम जान ने लिखा था। Vadilerine yayıp gezgende bir acı spor ediminde çapar uğrap उलगम बागम को पर इतना वतन प्रोग्राम। इसमें बताया जा रहा है कि जब हम ये घाटियों में सैर करते हैं, ये पहाड़ियों में सैर करते हैं, बहुत आनंद मिलता है। अपने वतन को, अपने वतन पर जितने भी हमारे प्यार है, मोहब्बत है, इसको हम महसूस करते हैं। मतलब ये देशभक्ति होने से संबंधित ये बहुत अच्छी कविता है। जैसे वहाँ के नए स्टूडेंट्स है या जवान लड़के या लड़कियाँ होंगी तो वो लोग भारत को जानना चाहते हैं, तो यहाँ के फिल्मों को, गीतों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और गुनगुनाना चाहते हैं। तो वैसे ही मेरे मन में भी ऐसी एक जिज्ञासा है कि उज़्बेक की फिल्मों में जो गीत होते हैं या लोकगीत होते हैं, किस प्रकार के गीत होते हैं। एक आधा कोई गीत ऐसा आप बता सकते हैं कि जिससे हम हमारे मन में इस प्रकार की रुचि निर्माण हो जाए। अगर आपको याद हो तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं जी। हाँ, एक आधा गीत अगर हम गा सकते हैं या ऐसे सहज बोल सकते हैं ताकि हमारी रुचि बनी रहे, या हम उसको यूट्यूब में सर्च करके जी उस गीत को सुने। तो हम जैसे कि हम हिंदी के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है, आप हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उज़्बेकी सीखे, उनके गीतों को सुने। तो एक तरह का भाषा का आदान प्रदान यहाँ होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा कुछ अगर गीत अभी उनकी जो कविता होती है ना, पूरी तरह याद में नहीं आ रही है। नहीं, कोई भी एक दो पंक्ति अगर हो याद है, सब ये नहीं आवश्यक, लेकिन अगर हो तो ये अभी मैं कौन सी गीत सुनाऊं? ये सब जानते हैं कि ये फिल्मों के गाने भी शादियों में सुनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल सुनाए जाते हैं फिल्मों के गाने भी। हमारे यहाँ भी जब शादियों के समारोह होते हैं उस समय हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों की ओर से गाए हुए गीत भी सुनाए जाते हैं। अभी ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जी कोई अचानक सवाल पूछे तो गीत ही याद नहीं आता है। जी नहीं अभी आ रहा है। हाँ, जैसे याद आएगा। जी याद आएगा, मैं सुनाता हूँ। तो और एक दूसरा अभी यहाँ संगोष्ठी के लिए आए हैं। हमारे संगोष्ठी का विषय था साहित्य और मानवीय मूल्य। तो उज़्बेकी साहित्य में या उज़्बेक इस देश में साहित्य में हो या समाज में जो मूल्य है, यहाँ पे जैसे मूल्य है सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, देशभक्ति, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे बहुत सारे जो है वो मानवीय मूल्य है। तो ऐसे उज़्बेकिस्तान में कौन से मूल्य है जो समाज के हितकारक जो होता है, वो मेरी नजरों में वो सभी मूल्य है। जो अच्छी बात है वो मूल्य है। तो वहाँ ऐसे कौन से मूल्य को पसंद किया जाता है या समाज में उसको? कल भी मैं बता रहा था जब ये अपनी ब्रिज भाषण प्रस्तुत कर रहा था, उस समय बता रहा था कि ये गांधी जी की सूक्तियों से संबंधित करके मैंने
अपनी बातें रखी है, आपने भी सुना है। वहाँ भी जहाँ यहाँ जैसे ये मानवीय मूल्य है वहाँ भी मिलते हैं। उनके बीच अगर हम उल्लेख करें, ये प्रेम से, देशभक्ति से संबंधित, विशेष तौर पर माता पिता से संबंधित ये मूल्य बहुत कदर किया जाता है, पारिवारिक मूल्यों जैसे के। कि रामायण में ये रामचरितमानस आपने तुलसीदास का पढ़ा होगा, जी जी तो जी, उसमें माता पिता के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति आदर, ये गुरु के प्रति, बिल्कुल माता के छोटे भाइयों प्रति, से प्रेम किस तरह से रहना चाहिए, बिल्कुल मित्रों के साथ बिल्कुल कैसे रहना चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ पर भी साहित्य के माध्यम से ऐसे मूल्य सिखाए जाते हैं कि माँ पिता से बिल्कुल। कैसे ये व्यवहार। उज़्बेकी साहित्य में भी मूल्यों से संबंधित बहुत ये सिद्धांत व्यवहारिक तौर पर सिखाए जाने वाले हमारे सब्जेक्ट भी है। और ये तरह तरह की संगोष्ठियों में भी सुनाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ भी मानवीय मूल्यों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, वो आवश्यक है, क्योंकि वो आवश्यक है समाज के स्वास्थ्य के लिए, ये हाँ। स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए जब कल ये आलेखों को सुन रहा था और मैंने महसूस किया है कि हमारे देश और भारतवासियों के बीच बहुत करीबता है, मतलब बहुत समानताएं हैं, बहुत समानताएं हैं। समानताएं को देखकर बहुत मुझे भी खुशी हुई है। मतलब मान्य मूल्य से संबंधित हो या रीति रिवाज से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो, वैसे ही दोनों देशों के बीच ये साहित्यों के तरफ से देखा जाए समानताएं खूब मिलती है। हमारे यहाँ विशेष विभाग भी है, पूर्वी देशों के साहित्य का विभाग। उसी विभाग में भारतीय साहित्य से संबंधित भी बहुत शोध कार्य किए गए हैं। हमारे ये प्रोफेसर उल्फत मुहिबवा, प्रोफेसर डॉक्टर हजाएवा और गुलियारा शर्मा ने भारतीय साहित्य पर बहुत आलेखों अपने आलेखों का प्रकाशित कराया है। उन लोगों ने उनकी रचनाओं में भी इससे संबंधित काफी जानकारियां मिल सकती है। तो लगभग हम आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। हम उज्बेकिस्तान से भारत नांदेड़ में पधारे प्रोफेसर सिराजुद्दीन नुरमुताओजी से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुलाकात में, आज की मुलाकात एक में, गाना, अच्छा अभी याद आ गया, क्योंकि इस गीत के साथ इसका समारोह करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मतलब मॉडर्न टाइप के नहीं है। Sense wasam mense wamam muhabbatam min yoyamam sense wasam mense wamam अभी थोड़ा बहुत आया है। मतलब प्यार से संबंधित है। कौन प्यार करेगा, तू प्यार करेगा या मैं प्यार मैं कहूँगा, इसके बारे में बता देगा, इस तरह के हैं। मतलब प्यार से संबंधित सारे गाने हमारे यहाँ भी सुनाए जाते हैं। ये सुनाए जाते हैं। पर माफी चाहता हूँ, अभी तो पूरी तरह नहीं सुना पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। ये जो मुलाकात है बिना किसी तैयारी के सहज हमारी बातचीत हो रही है। तो आज हमारी ये बातचीत हुई। जब हमें दूसरा मौका मिलेगा, हमें तैयारी करने के लिए हम कहेंगे और उस विषय को लेकर हम उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ आज हम रुकते हैं। बहुत देर से हम लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया उनसे बातचीत में। बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई है। तो तब तक के लिए नमस्कार। मुझे लगता है कि ये आपको मुलाकात पसंद आएगी। आपको इस मुलाकात के बारे में आपके विचार क्या है, आपकी जो भी राय है वो हमें अपने राय जो है सुझाव हमें बताते रहेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।